नमस्कार, मैं हूं रमन पांडे। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर आज सुनवाई हुई। हालांकि दो जजेस की राय डिफरेंट थी और यही वजह है कि यह मामला अब सीजीआई के पास जाएगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता का कहना था कि मैं याचिका खारिज करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराता हूं। आपको बता दूं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम की ज़रूरी प्रैक्टिसेस का हिस्सा नहीं है। तो दूसरी तरफ सुधांशु धूलिया जस्टिस, उनका यह कहना था कि वो कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हैं। इसको लेकर तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं हमारे पास। शफीकुर रहमान बर्क का रिएक्शन आया, ओवैसी का रिएक्शन आया, इसके साथ साथ तमाम लोगों के रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। सवाल ये उठता है कि किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी ऐसी जगह पे जहां ड्रेस कोड लागू हो, वहां पर अगर ड्रेस कोड लगाया जाता है, हिजाब या भगवा पहनने से रोका जाता है, तो ये कहां से व्यक्तिगत या धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी में खलल है। इसी बात पर आज की डिबेट है हमारी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे परिचय कराएंगे आपका। लेकिन उससे पहले इसके बाद जो बयान आए हैं वो बयान आपको सुनवाते हैं। राज्य में कानून व्यवस्था को मेंटेन हम करेंगे, किसी को भी हम अनुमति नहीं देने वाले हैं। हर प्रकार से हमारा प्रशासन अलर्ट है। जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को लगातार हम लोग निर्देश दे रहे हैं और हम सतत संपर्क में, किसी भी स्थिति में हम इसको मेंटेन करेंगे। कोई भी व्यक्ति सड़क पर निकल करके इस प्रकार की दंगा फसाद करने के लिए या प्रदर्शन करने के लिए या अनैतिक काम करने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं है। माननीय न्यायपालिका इन सारी चीज़ों को देख रहा है, इस पर हम लोग का किसी भी तरह की टिप्पणी उचित नहीं रहेगी। वेशभूषा पर कोई जबरदस्ती नहीं है। जो जैसी वेशभूषा धारण करना चाहता है उसको वैसी वेशभूषा धारण करने देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो समाज की मर्यादा को न लांघे। As per Islamic point of view, whatever Allah has stated in the Quran and whatever Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has said, we consider all those things as an essential part of our religion. औरतों की मॉडेस्टी का ख्याल हर वक्त रखना चाहिए। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों की राय यही है कि हिजाब जो है इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। तो मेरा मानना यह है कि कोर्ट को साफ तौर से ये कहना चाहिए कि भाई धार्मिक मामलों को लेकर हमारे पास मत आओ। ये धर्म का मामला है, संविधान ने इसको क्लियर कर दिया है कि हर आदमी आज़ाद है अपने धर्म पर अमल करने के लिए, वो उसकी चॉइस है। सवाल ये उठता है कि ये धर्म का मामला कहां से हो गया, कैसे इस्लामी है। यही सवाल मैं अपने मेहमानों से भी पूछूंगा, मेहमानों से परिचय कराऊं। उससे पहले एक सवाल ज़हन में आता है कि अगर हिजाब इस्लामी परंपरा का हिस्सा है तो फिर ईरान में लड़कियां अपने बाल क्यों काट रही हैं? ईरान में इतना विवाद क्यों हो रहा है? कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि यह इस्लाम की जरूरी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय कराऊंगा रंजना अग्निहोत्री जी, जो कि अध्यक्ष हैं हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की। आपका बहुत बहुत स्वागत है रंजना जी। इनके अलावा और भी तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। चक्रपाणी महाराज जुड़ेंगे, मतीन खान जुड़ेंगे और डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जुड़ेंगी नोएडा से, जिन्होंने हिजाब के प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर अपने बाल काटे थे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं रंजना जी से। रंजना जी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा था अपनी टिप्पणी में कि इस्लाम की जरूरी रवायत का हिस्सा नहीं है, जरूरी प्रैक्टिस नहीं है ये। उसके बाद भी फरंगी महली को देख लीजिए या किसी भी धर्मगुरु को देख लीजिए, वैसी को देख लीजिए, उन लोग का दूसरा ही सुर है कि ये धार्मिक मामला है। अगर इंस्टीट्यूशंस में या अगर ऐसी जगहों पर जहां पर किसी तरह का ड्रेस कोड लागू है जो उस जगह को खास बनाता है, वहां पर अगर लोग भगवा पहन के जाएं, वहां पर लोग अगर गमछा लेके जाएं, वहां लोग अगर चोटी बांध के जाएं, तो कहीं ना कहीं वो जो एजुकेशन का मकसद है वो प्रभावित होगा। देखिए, पहली बात तो ये है पांडे जी कि भारत देश इस्लामिक राष्ट्र नहीं है और संविधान से चलता है। संविधान में अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम भारत देश का इस्लामीकरण करें, पहली बात। दूसरी बात है, जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है। राम जन्मभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि पार्टिकुलर प्लेस पर नमाज पढ़ना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये एक सेकेंडरी है, लेकिन हमारा जो सबसे पहली बात है कि भारत इस्लामिक देश नहीं।
नहीं, इनको नमाज पढ़ने से रोका जाए अगर सड़कों पे, तो भी ये धार्मिक स्वतंत्रता में खलल हो जाता है। हाँ, आज शफीकुर रहमान बर्क का बयान आया कि बेपर्दा रहने से आवारगी बढ़ती है। ये किस तरह का बयान है? इनके लिए अगर कोई भी पाबंदी लगाई जाए तो इनके सबसे पहले तो एक नारा आता है, सर तन से जुदा। इस बात पे मुझे कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता अगर हमको मिली है या किसी इस्लामिक व्यक्ति को जो इस्लाम का फॉलोअर उसको मिली, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें हमारे घर तक, हमारे शिवालय और हमारे देवालय तक है, लेकिन न कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मुझे मिला है तो मैं हाईकोर्ट जाऊं। वैसे तो मैं सैफरन पहनती हूं, सैफरन पहन के मैं हाईकोर्ट जाऊं, ये मेरा अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट के अंतर्गत एक ड्रेस कोड है, बिल्कुल, वहां जीन्स में कोई जिरह नहीं कर सकता। हाँ, जीन्स पहन ब्लैक कोट है, गाउन है और व्हाइट साड़ी पहन के आप जाएंगे, डिसेंट ड्रेस में जाएंगे। जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ एक यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए कि सारे बच्चे बराबर हैं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, इसलिए यूनिफॉर्म का कंसेप्ट आया है। और यूनिफॉर्म के कंसेप्ट आने से टीचर भी किसी बच्चे के ऊपर विभेद नहीं कर सकता है। तो जहाँ का जो ड्रेस कोड है, चैनल का ड्रेस कोड है, होटल्स का, बड़े बड़े होटल्स का ड्रेस कोड है, तो वहाँ पर जो भी हिंदू हैं या ब्राह्मण हैं वो चोटी खोल करके या जनेऊ कान के ऊपर चढ़ा के नहीं जा सकते। आपको जो भी अपने रिलीजन के रिचुअल्स फॉलो करने हैं वो आप अपने घर में फॉलो करिए, आपके जो धार्मिक स्थान है वहाँ फॉलो करिए। जो प्लेसेस हैं, जनरल प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ों की पाबंदी लगानी चाहिए और ये परमिशन कतई नहीं दी जानी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जो कि अध्यक्ष हिंदू महासभा के हैं वो भी जुड़ चुके हैं। चक्रपाणी जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है, जब भी मदरसों के सर्वे की बात आती है तब भी इनकी धार्मिक आज़ादी छीनने लगती है। जब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच की बात आती है तब भी इनको लगता है कि कोई न कोई इनको परेशान करने को लेकर ये कदम उठा रहा है। आप सोचिए, कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला आया था, कर्नाटक में जिस स्कूल से, जिस कॉलेज से ये विवाद शुरू हुआ था, उस कॉलेज में तमाम लोगों ने अपनी बच्चियों को उनका एग्जाम छुड़वा दिया सिर्फ इस वजह से कि वहां पे ड्रेस कोड लागू हो गया था और हिजाब पहनने की पाबंदी लगा दी गई थी। आपका एक बयान आया था, आपने ये कहा था कि अगर ऐसी पाबंदियां नहीं लगेंगी तो कल की तारीख में तिलक लगा के भगवा पहन के जाएंगे। तो कुल मिला जुला के हमारा सवाल यह है चक्रपाणी जी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां तो सबको बराबरी का दर्जा होता है, न कोई धर्म होता है, न कोई समाज होता है, न कोई जाति होती है, एक ही जाति होती है, विद्यार्थी की जाति होती है। तो कहीं ना कहीं वहां का ड्रेस कोड, कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला, इसको किस तरीके से देखते हैं और जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए रमन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं जिस प्रकार के देश में माहौल जानबूझ करके खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, तिल का ताड़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसी का एक झलक है हिजाब। सवाल ये हिजाब एक मात्र बहाना है, इनको एक्चुअल हिजाब के बहाने करना है जिहाद। और अभी तो हिजाब अभी कह रहे हैं, हिजाब के बाद आप देखो कहेंगे उसमें कि जी हिजाब के बाद हमें नमाज पढ़ने के लिए भी स्थान दे दिया जाए हर विद्यालयों में, ताकि बच्चे हमारे नमाज पढ़ सके, और उसको मदरसे में कन्वर्ट कराएंगे। आप ये देखो कि किस प्रकार से, अभी हमसे पहले जो बोल रही थी बहन जी, बहुत सही इन्होंने बात बोला कि आप देखो कि कहीं भी जो भी संस्थान है संवैधानिक उसको अधिकार प्राप्त है कि एक न्यूट्रल एक अपनी एक ड्रेस कोड लागू करता है जो सब पे लागू हो, जहां पे कोई जाति का, कोई धर्म का, कोई मजहब का, किसी भी प्रकार का कोई वो न रहे, किसी से भेद न हो पाए। तो एक तो भेद मिटाने के लिए और किसी भी तरीके से जब वो बच्चा के अंदर शिक्षा का संस्कार जाए, तो जब बड़ा हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो वो सिर्फ अपने को धर्म से ही न जोड़ के देखे, बल्कि वो समझे कि हमारी जिम्मेदारी पूरे समाज के प्रति है, हर व्यक्ति की सेवा करना हमारा दायित्व है। ये ना सोचे कि हमारा दायित्व सिर्फ हम मुसलमान है तो मुसलमान को ही इंजेक्शन लगाएंगे डॉक्टर बनके और मुसलमान की ही इलाज करेंगे, वो सबको करेगा। लेकिन यहाँ पे शुरू से जिस प्रकार से ब्रेन वॉश करके और बेटियों के नाम पे जिस प्रकार से इन लोगों ने खेल खेला है, हिजाब की मुट्ठी भर बच्चियों ने शुरुआत किया और उसको तिल का ताड़ बनाने का प्रयास किया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इसको न्यूज बना दिया। तो इसमें कहीं ना कहीं जो PFI जो संस्था है उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि जी 2047 तक गजवाए हिंद बनाने का जो था, और गजवाए हिंद बनाने का जो सपना है कहीं ना कहीं बच्चों के माध्यम से खेलने का काम किया है रमन जी। और देखिए
देखिए पूरी तरह एक बहुत सोची समझी चाल है कि इस मुद्दे को कैसे गर्मा करके और माहौल बनाया जाए। बच्चियों को परीक्षा तक छुड़वा दिया गया। और अभी अभी इन्हीं के सांसद का हम बयान सुन रहे थे, बर्क जो सांसद है समाजवादी पार्टी के, उनका बयान था कि जिससे आवारागर्दी बढ़ेगी। कमाल की बात है, कैसी बातें कर रहे हैं आप। जरा देखो, एक तरफ ईरान में बेटियां जो है वो हिजाब को उठा के फेंक रही हैं, जला रही हैं, और यहाँ पे जबरदस्ती अपनी बेटी और बहनों को हिजाब पहनाने पे हम लगे पड़े हैं। चक्रपाणी जी, इस्लाम ये भी कहता है, जो भी इस्लाम के जानकार हैं उनके मुताबिक इस्लाम ये भी कहता है कि अगर औरत निकल के जा रही है तो पुरुष अपनी नजरें झुका लें। तो सवाल ये उठता है कि सारी पाबंदियां औरतों पे ही क्यों हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बात यह है, अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के पहले की तस्वीर जिसने भी देखी होगी, बहुत पहले की बात कर रहा हूं, वहां पे जो मॉडर्न लुक था उनका, आप ईरान में देखिए। ईरान में तो इस्लामिक शासन है ना। आज फरंगी महली भी बोल रहे हैं, ओवैसी भी बोल रहे हैं कि ये हमारी धार्मिक परंपरा का एक हिस्सा है। ईरान तो इस्लामिक कंट्री है। अगर धार्मिक परंपरा का, अगर इस्लामिक परंपरा का एक हिस्सा होता तो वहां की महिलाएं क्यों विरोध करती हैं? रमन जी, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि आप देखो, ईरान में लोग अब तंग आ चुके हैं इससे, क्योंकि जो गलत है गलत ही है, और कब तक रहेंगे। देश तरक्की कर रहा है, अब लोगों की निगाह में शर्म होनी चाहिए, लोगों की निगाह में एक दूसरे का सम्मान। हम आपको बताना चाहते हैं रमन जी, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कभी पर्दा प्रथा नहीं था इस तरफ कभी। तो ये तो मुगलों के आने के बाद हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से मुगलों ने हमारी बहु बेटियों के साथ जिस प्रकार से अन्याय किया, अत्याचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप आ गया। नहीं तो हमारे यहाँ तो जो जिसको किसी को अगर बहन कह दिया तो बहन ही मानता था पूरे जीवन प्रयत्न, और एक क्षेत्र से लेकर के और उनका एक अपने लगाव होता था। हर रिश्ते के हमारे यहाँ एक क्वालिटी है। लेकिन ये लोग आए जो मुगल यहाँ पे आए, तब से इस देश का सत्यानाश करने की पूरी तरह से बीड़ा उठा। ये बहुत जरूरी है कि हम इस देश को संविधान की बात मानेंगे कि हम इनके कुरान की बात मानेंगे, तो ये तय करना पड़ेगा। अगर बात मानेंगे कि नहीं, हम अपने इस्लाम की बात मानेंगे कि इस्लामीकरण करेंगे, और PFI की बात मानेंगे, तो भाई 57 देश है मुस्लिम कंट्री, आप कहीं भी आप शरण ले लो, लेकिन इसको कम से कम जब सेकुलर है तो उसको उसी अनुसार रहने जो संवैधानिक है। वरना हिंदू तो 80% है। हिंदू समाज भी कहेगा ठीक है जी, हम भी ड्रेस कोड लागू करेंगे, हमारा भी ड्रेस कोड होगा, हम भी भगवा पटका पहन के चलेंगे, हम भी अपने तरीके से चलेंगे। तो ये तो और हर समाज के लोग अपनी अपनी मांग करने लगेंगे, तो संवैधानिक ताना बाना तो बिगड़ेगा ही, साथ में जो भी देश की एकता अखंडता भी प्रभावित होगी। और यही चाहते हैं, यही सबसे बड़ी बात। रमन जी, आप देखिए, जब सबसे पहली घटना हुई तो इसमें जो कहीं भी कोई विवाद होता है तो बड़े बुजुर्गों का दायित्व तो होता है कि बैठ करके उसको निपटारा करें। बड़े बुजुर्गों का मतलब कोई भी अगर जो संस्थान का है तो इस्लामिक स्कॉलर को चाहिए कि उसको बैठ करके करे। तो लेकिन क्या हुआ, उल्टे देवबंद के उलेमा वो बोलने लगे उन बेटियों को हम सम्मान करेंगे। उन्होंने घी में और आग डालने का काम किया, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी एक दूसरे से मिले हुए थे। उधर असुद्दीन ओवैसी की जहरीले बोल आने लगे और तमाम तरह के आने लगे, ताकि उसको माहौल को कैसे गर्म किया जाए। नूपुर शर्मा हो या हिजाब मामला हो, चाहे अन्य भी मामला हो, ये सिर्फ मात्र बहाना है। अंतो इनको जो है जिहाद करना है, और गजवाए हिंद जो बनाने का इनका सपना है, उसमें लगे हुए, और उसी का भी एक नमूना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये वर्तमान में अभी निर्णय नहीं दे पाया है पूरी तरह स्पष्ट, 50% हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बहुत बड़ी दायित्व बनता है कि निश्चित रूप से इस पे स्पष्ट निर्णय दे, साफ निर्णय दे। किसी भी तरीके से इनको खारिज की जाने की आवश्यकता है कि अगर इस तरह होगा तो समाज के ताना बाना बिगड़ेगा। ये और भी उसको हमारी सार्वजनिक जो शिक्षण हमारे साथ रंजना जी, बिल्कुल हमारे साथ रंजना अग्निहोत्री जी बनी हुई है लगातार। रंजना जी, ये डांडिया में अपनी पहचान छुपा के घुसे तब बिल्कुल जायज़ है, ये लव जिहाद करें बिल्कुल जायज़ है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन इनको किसी तरह का ड्रेस कोड लागू करे और उसको फॉलो करने के लिए इनको बाध्य करे, तो वो सब कुछ नाजायज़ है। हर चीज़ इनकी वजह से और हर चीज़ इनके हिसाब से थोड़ी चलेगी। देखिए, जहाँ भी यूनिफॉर्मिटी की बात आती है
चाहे यूनिफॉर्म ड्रेस कोड हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे धारा 370 को हटाने की बात हो, चाहे राम मंदिर का मसला हो, वहाँ पर इनके गजवाए हिंद के मंसूबे कामयाब होने में अड़चन आती है। इसलिए इनका जो मंसूबा है वो कैसे कामयाब हो, इसलिए इन्हें विरोध करना है। बर्क ने कहा, अभी बर्क साहब ने कहा कि छोटी छोटी बच्चियां अगर हिजाब नहीं पहनेंगी तो आवारगी बढ़ जाएगी। बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं एक चीज बहुत चैलेंज के साथ कहना चाहती हूँ। कपड़ों में कहां से आवारगी? तो नजरों में है। नहीं, बहुत चैलेंज के साथ मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि भारत की प्रयाग में कुंभ होता है और हजारों लाखों भक्त लोग, लाखों स्त्री और पुरुष साथ में ही माँ गंगा के संगम पे स्नान करते हैं। न कोई किधर भी नजर देखता है, न कोई किधर भी कुदृष्टि डालता है, तो वहां आवारगी नहीं बढ़ जाती। छोटे से लेके बड़े तक सब साथ ही स्नान करते हैं। यहाँ पर बच्चियां हिजाब नहीं पहनेंगी तो आवारगी बढ़ जाएगी। ये तो एक अपनी बच्चियों के ऊपर एक आक्षेप लगाना, बच्चियों को सही शिक्षा न देना, देश के मापदंडों को सही तरीके से न बताना, उनको कैसे अच्छे इंसान बने वो न बता करके उनको सिर्फ और सिर्फ जिहाद की बातें बताना, ये इनका एकमात्र उद्देश्य है। और भारत सरकार को भी चाहिए और हम सब सनातनियों की या हम सब भारतवासियों की एक जिम्मेदारी है कि हम इन सब जो षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं इनसे हमें निपटना होगा। हमें अपना सेल्फ डिसिप्लिन लेकर के, हमारी बच्चियों को नाम बदल करके लव जिहाद में फंसा करके ले जाते हैं, निकाह करते हैं, उसके बाद कई दोस्तों के साथ जो है बलात्कार होता है, फिर सबसे पहले गौमांस खिलाया जाता है, 8-10 बच्चे पैदा करने के बाद उनके ऊपर तेजाब डाल के खत्म कर दिया जाता है। ये सारी चीजें हैं। अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी हमें जागना होगा, हमारे समाज को जागना होगा। हम ये नहीं चाहते समाज में कोई दुर्भाव आए, हम इन्हें भी अपना भाई समझते हैं, लेकिन ये तो हमें चारा ही समझते रहे और चारा समझ के हमारे ऊपर अटैक करते रहे। अब सही समय है कि चारा ना बने, भाई भाई का रिश्ता अगर निभता है तो ठीक है, नहीं तो 57 देश है, भी चक्रपाणी जी ने कहा था, आप कहीं भी जा सकते हैं। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे मतीन खान, जो कि अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग, लेकिन उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। और जाहिर सी बात है, ऐसी बहस से ये लोग बचने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। चक्रपाणी जी, एक किसी इस्लाम के जानकार ने मुझे बताया था कि मोहम्मद साहब की जो पहली बीवी थी खतीजा, वो अरब के बहुत धनाढ़ परिवार से आती थी और बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी। मैं यही इन लोगों से जानना चाहता हूं कि अगर उतनी पाबंदियां उन पर लगाई गई होती उस समय तो शायद उतनी बड़ी नहीं बन पाई होती वो। तो मुझे लगता है कि कुल मिला जुला के अफगानिस्तान की जो तस्वीर थी तालिबानी शासन के पहले, वो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। आज ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, खामैनी के ज़माने में जो कुछ भी होता था वो बिल्कुल डिफरेंट था, आज जो हो रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इनके अपने जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस्लामिक रूल है वहाँ इनका कंट्रोल नहीं है और दूसरी जगह कंट्रोल करने की बात करते हैं। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रमन जी। अभी हमारी आदरणीय जो है अग्निहोत्री जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, इन्होंने बिल्कुल सही बात बोला। देखिए, निश्चित रूप से एक तो हमारी बेटी बहनों को इनसे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरी, हमारी तो है ही है, हिंदू सनातनी तो खतरे में ही है, इनकी भी स्वयं है। इन्होंने शुरू से जानबूझ करके, अभी जो उदाहरण दिया, देखो पहले कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके बेटियों को, बहनों को दबा के रखा है, जानबूझ के किया। अभी देखो बर्ग साहब की कैसे जहरीले बोल निकल रहे हैं। हमें दुख हो रहा है, हमें सनातनी हिंदू होने के नाते हमें कष्ट हो रहा है। किस प्रकार से कह रहे हैं कि निर्लजता बढ़ेगी और जो भी आवारागर्दी बढ़ेगी, यानी अपने ही बेटी बहनों को इस प्रकार की बात कहना कि जो हिजाब नहीं पहनेगा आवारागर्दी करेगी, ये क्या मतलब बनता है? कितनी बेहूदगी वाली बात है। बर्ग साहब तो बयानों के लिए जाने जाते हैं, बर्ग साहब तो इस तरह के इसी तरह के बयानों के लिए वो जाने जाते रहे हैं, बिना सिर पैर की बातें करते हैं वो। बिल्कुल, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उनको समर्थन करने वाले भी लोग आ जाते हैं, उनको इस्लामिक स्कॉलर के नाम पे उनको समर्थन करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें देखो इस बात को समझना होगा। जो लोग सेंसिबल तरीके से रिएक्ट करते रहे हैं तमाम धार्मिक मसलों पे, उनका भी बयान, जैसे फरंगी महली साहब का बयान आज आया था, उनका ये कहना था कि उम्मीद है उनको लार्जर बेंच से कि इसके धार्मिक महत्व को कंसीडर करेगी। इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं उनको भी ये लगता है कि ये हिजाब जरूरी परंपरा है, जरूरी अंग है इस्लाम का। देखिए मैं आपको बता रहा हूं रमन जी, अगर जो आज ही पूरे सभी विद्यालयों में अगर भगवा वस्त्र धारण कर दिया जाए कि हाँ भाई ये पहनना जरूरी है, हवन हो, मंदिर की व्यवस्था कर दिया, तो हमें भी बहुत प्रसन्नता होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, हर में होना ही चाहिए।
कितने विद्यालय में तो सरस्वती पूजा बंद करा दिया। लेकिन सवाल यह है कि लेकिन संविधान का राज है ना भाई, यहाँ पे हमारे अधिवक्ता बैठी है, सब जानते हैं कि एक जो संस्थानें होती है उनका अपना न्यूट्रल एक ड्रेस कोड होता है जो सभी आराम से उसमें जा सके, किसी से भेदभाव ना हो जब वो शिक्षा अध्ययन कर रहा है। तो अब हम लोगों ही बचपन में जो पढ़ाई किए तो वहां पे कोई न्यूट्रल ड्रेस होता है, तो ये बहुत जरूरी है। उसको हम जहां पे है उस संविधान को तो माने भाई, आप तो संविधान को धक्का बता रहे हो। रंजना जी से एक सवाल लेंगे। रंजना जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट दलील कोर्ट में पेश की गई थी, उसमें यह कहा गया था कि अगर इस तरीके की पाबंदियां लगाई जाएंगी तो मजबूर होकर उनको मदरसे में पढ़ना पड़ेगा। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं ओवैसी जी से, या इस तरह के जितने भी लोग जो इनकी एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, अगर ये इनके घरों के कितने बच्चे मदरसे में पढ़े हैं? अगर ये मदरसे में पढ़े होते तो शायद आज की तारीख में वहां नहीं होते जहां हैं। देखिए रमन जी, एक बात बता दें, जो उन्होंने कहा मजबूर होकर मदरसे में पढ़ना पड़ेगा, मदरसे में तो ये जाते ही हैं स्कूल पढ़ने के बाद, स्कूल से लौट के आने के बाद, या सुबह 6 बजे छोटी छोटी बच्चियां हिजाब पहन के 5-5 साल की जाती ही हैं मदरसे में पढ़ने। तो या तो आप मदरसे में ही पढ़ लीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म ड्रेस कोड के साथ कोई समझौता नहीं होगा। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ जो बैठेगी वो सारी बातों को देखेगी। और मेन चीज यही देखनी है कि इस्लाम का जो खतरा भारत पर मंडरा रहा है, जहां पर इस्लामिक आबादी बढ़ती है वहां पर अन्य समुदाय के लोग तो बहुत दूर की बात रह गई है, जानवरों के ऊपर भी खतरे बढ़ जाते हैं। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय इसको सारे विषयों को, सभी बिंदुओं को एक चश्मे में देखेगी और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए सभी बच्चों के साथ टीचर सम व्यवहार करे। सभी बच्चे कॉलेज से बाहर निकले तो पता चले कि किसके बच्चे हैं, इस कॉलेज के बच्चे हैं। ऐसा ना हो कि हिजाब पहन के लड़की बाहर निकले तो दूसरा आदमी समझ बैठे कि आतंकवादिनी तो नहीं आ रही है। ये भी सारी चीजें नकारात्मक चीजें हैं, लेकिन हमको सकारात्मक चीजों को देखना है। हमें अपना देश कैसे आगे बढ़े, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम, लड़कियों को कैसे एजुकेशन मिले, इस पर हमें केंद्रित होना है। और ये तो जा ही रही हैं, मदरसे में जाती हैं सुबह 6 बजे से, और अगर मदरसे में जो लड़कियां नहीं जाती हैं उनको मौलवी आते हैं ऊंचा पैजामा पहन करके सिर हिला हिला करके पढ़ाते हैं। तो स्कूलों में जो जनरल स्कूल हैं वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर अनुपमा गुप्ता भी जुड़ गई हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुपमा जी। और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इनके बारे में बताना चाहूँगा। जिस तरीके से स्वीडन की एक सांसद ने हिजाब के विरोध में अपने बाल काटे थे सार्वजनिक तौर पे, जिस तरीके से एक ईरानी मॉडल ने मुंबई में पोस्टर के जरिए प्रदर्शन किया था, उसी तरह से प्रतीकात्मक विरोध जताने के लिए डॉक्टर अनुपमा गुप्ता ने अपने बाल काटे थे। अनुपमा जी, इस पूरे एपिसोड को, इस पूरे मामले को आप किस नजरिए से देखती हैं? मेरा नाम डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज है। मैं इस पूरी घटनाक्रम को, जो भी ईरान में हो रहा है, ये सारे संसार के लिए बहुत ही शर्मनाक चीज है कि आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और आज भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जहां एक महिला को, महसा आमिनी थी, उनको पीट के इसलिए मार डाला गया क्योंकि उन्होंने अपने हिजाब को सलीके तरीके और ढंग से नहीं पहना था, उसमें उनके कुछ बाल बाहर नजर आ रहे थे। तो वहां पर एक गश्ते इरशाद करके एक मॉडलिटी पुलिस है जिसका काम ही है कि वो महिलाओं को बताता है कि भाई तुम्हें क्या पहनना है, कैसे पहनना है, किस तरह चलना है। तो उन लोगों ने उनको पीट के मार दिया। और जैसा सबको पता होगा कि 13 सितंबर की ये घटना थी और 2 घंटे के अंदर ही उनको इतना बुरी तरह मारा गया कि वो कोमा में चली गई और 16 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पूरे ईरान में इस दुखद घटना के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए। उस प्रोटेस्ट में आज तक करीब 201 लोग मारे गए हैं क्योंकि वहां पर नेट उन्होंने बंद कर रखा है, तो बाहर खबरें नहीं आ पा रही हैं। उसमें करीब 28 बच्चों की भी मौत हुई है। तो आज के युग में जब इतनी ब्रूटैलिटी हो रही है, जब हिजाब के नाम पर अत्याचार किया जा रहा है, विमेन को सप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो मेरे मन में भी आया जब, और स्पेशली मैंने एक घटना देखी जिसने मेरे हृदय को चकनाचूर कर दिया। एक नवयुवक था जिसका नाम जावेद हैदरी था, उसको भी इस प्रदर्शन के दौरान मार डाला गया। वहां पर बहुत ब्रूटैलिटी हो रही है।
तो उसकी बहन ने रोते हुए उसकी कब्र पर अपने बाल काटे, और पर्शियन कल्चर में बाल काटना एक शोक का प्रतीक होता है। तो ये सारा कुछ मिला के मेरे दिल पर इतना ज्यादा जैसे मुझे धक्का लगा और एक बेबसी का आलम आ गया। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं कैसे अपना रोष, अपना गुस्सा प्रकट करूं कि हम ये कहाँ रह रहे हैं। हम क्या मध्य युगीन समय में वापस लौट चुके हैं? क्या हम निएंडरथल टाइम में हम जा चुके हैं कि क्या महिलाओं पर अभी भी इतने अत्याचार होंगे? क्या आप उन्हें मारेंगे? क्या आप उन्हें पीट पीट के मार डालेंगे कि तुम्हारे कुछ बाल दिख रहे हैं? तो मुझे लगा कि मैं भी प्रोटेस्ट करूं, और एक प्रतीकात्मक रूप में मैंने इस तरह बाल काट के अपना रोष, अपना गुस्सा, अपना दुख, अपना अफसोस प्रकट किया है। डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ रंजना अग्निहोत्री जी भी हैं। मतीन खान का तो पता नहीं है रंजना जी, और मतीन खान अगर रहते तो शायद कुछ बातें होती हैं, इसलिए कि जाहिर सी बात है वो अपनी उस माइंडसेट से, अपनी उस मानसिकता से निकल नहीं पाते। कुर्सी खाली है, कोई मुस्लिम स्कॉलर नहीं आया इस बात पे बात करने के लिए। अगर मदरसे की बात होती तो ज़रूर आता, वक्फ बोर्ड की बात होती ज़रूर आता, लेकिन हिजाब मामले पे बातचीत करने से सब लोग बचते हैं। रंजना जी, देखिए, सत्य बोलने से बहुत लोग बचते हैं। कहते तो हैं कि हमारे धर्म में ये बताया जाता है, हमारे धर्म में वो बताया जाता है, लेकिन अगर धर्म में सारी चीज़ें बताई जाती हैं तो सत्य आप क्यों नहीं बोलते हैं? भारत में तो न कभी पर्दा प्रथा रही, न कभी स्त्रियों के ऊपर पाबंदी रही। अगर स्त्रियों के ऊपर पाबंदी रही होती तो उभय भारती जैसी जजेस ऑफ जज ना पैदा हुई होती, जिन्होंने भगवान आदिशंकर और मंडन मिश्रा के शास्त्रार्थ का निर्णय दिया था। अगर भारत में पाबंदी हुई होती तो माँ सीता जिन्हें प्रथम आचार्य कहा जाता है वो नहीं होती। अगर भारत में पाबंदी हुई होती तो द्रौपदी जी को अपने को चुनने का अधिकार नहीं होता। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे पुरातन संस्कृति के ऊपर प्रहार किया जाए, लगातार प्रहार किया गया, और आज के जो हमारे हिंदुओं के भी जो मॉडर्न बच्चे हैं हमारी संस्कृति से नफरत यूं करने लगे कि 70 सालों में हमारी संस्कृति से नफरत करना सिखाया गया। हमारे धर्म के बारे में सही बात बताई नहीं गई, राणा प्रताप के बारे में उल्टे पुल्टे चीज़ें बताई गई, महाराज शिवाजी भोसले के बारे में उल्टा पुल्टा बताया गया, बाबर और अकबर और औरंगजेब को हमेशा महान बताया गया। अब वो समय आ गया है कि हम सही इतिहास के पन्नों को खोलें। महारानी पद्मिनी का जो जौहर था उसको भी हम स्मरण करें। अगर नकाब से और हिजाब से सारी चीज़ें ख़त्म होती तो महारानी पद्मिनी को जौहर न करना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें हैं। झूठ बोलने के बहुत रास्ते हैं। कुछ लोग तो ऐसा झूठ बोलते हैं कि कौवे सफ़ेद हो जाएं, लेकिन दूसरे की बहू बेटी के ऊपर उंगली उठाना, दूसरे की बहू बेटी के साथ बलात्कार करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपनों के साथ इसलिए बता रहे हैं कि हिजाब पहने क्योंकि भारत को गजवाए हिंद के तहत इस्लामी, क्योंकि भारत के ऊपर राज्य करने का जो सपना है वो देख रहे हैं। जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, और क्या नाम है, वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर 75% भारत की प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा कर ही लिया है। जनसंख्या एकदम बढ़ती चली जा रही है, जोरों पर बढ़ती चली जा रही है। लेकिन 8 लाख एकड़ जमीन है वक्फ के पास, वक्फ पे, और सेना और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड बैंक है वक्फ के पास। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी तमाम जमीनें जो ऊसर, बंजर और बीट के तौर पे मौके पर हैं वो कागजों में वक्फ के नाम पे रजिस्टर्ड हैं। और वक्फ एक्ट की जो सबसे बड़ा हमारे लिए जो सबसे बुरा पहलू है कि हमारी प्रॉपर्टी या आप अमुक प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को कह दें कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, बस आप लड़ते रहिए मुकदमा, और आपको लड़ने जाना पड़ेगा कहाँ? वक्फ ट्रिब्यूनल में। और वक्फ ट्रिब्यूनल में बैठे कौन है? मुसलमान लोग बैठे। और देख लीजिए कोने कोने पे, जगह जगह पे, हर कोनों पर, लखनऊ शहर में आप देख लीजिए कितनी अवैध मजारें बन गई हैं। अभी गोमती किनारे चले जाइए, कितनी अवैध मजारें बन गई हैं। इस पर ट्विटर करने के बाद भी शासन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की है। इस चैनल के माध्यम से मेरी मजबूरी हो गई है कि जो शासन प्रशासन के लोग या माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे हो तो एक बार गोमती का चक्कर लगा लें। अवैध मजारें कितनी खड़ी होती जा रही हैं। आने वाले समय में यही जहरीले बोल और यही इस्लामिक राष्ट्र की तरफ देश को ले जाने का काम करेंगे। बिल्कुल, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चक्रपाणी महाराज, रंजना अग्निहोत्री जी, डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज, और मतीन खान आए नहीं, फिर भी उनका धन्यवाद कर देते हैं। मतीन खान के नहीं आने से या किसी मुस्लिम पक्ष की दलील नहीं होने से ये मामला, एक तरह से ये डिबेट एक पक्षी रही, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। कुल मिला जुला के ये सुप्रीम कोर्ट के अब तहत फैसला होना है कि इस मामले में क्या होना है। इसका फैसला अब सीजीआई करेंगे कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला उचित था या कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से उलट वो कोई फैसला देंगे। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 88 26 40 40 40 पर कॉल करिए। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी, यारों संग है फ्रीडम सारी। फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ, लाइफ माने एक जॉय राइड। जॉय म्हणजे स्कूटर सवारी और स्कूटर नु कहंदे एक्टिवा बाजी। एक्टिवा 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 स्कूटर बोले तो एक्टिवा, स्कूटर म्हणजे